हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, मनुष्य के अंडाशय की आंतरिक रचना का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर मनुष्य मादा जो होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर अंडाशयों की जो संख्या होती है वो यहाँ पर 2 होती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर जो मुख्य व प्राथमिक अंगक जो होता है वो यहाँ पर अंडाशय होता है। तो अंडाशय को हम यहाँ पर जो है प्राथमिक अंगक भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि जो अंडाशय होती है इनकी अगर संख्या की हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर 2 होती हैं। और सामान्य रूप से अंडाशय का जो कार्य होता है वो यहाँ पर होता है कि ये प्रति महीने यहाँ पर जो है एक अंडाणु को मुक्त करता है, जो कि आगे चलकर यहाँ पर जो है निषेचन की क्रिया में भागीदारी निभाता है। वो निषेचन की क्रिया में भागीदारी निभाने के पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे ही यहाँ पर जो है भ्रूण का निर्माण संपन्न होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न की कि यहाँ पर हमें जो संरचना के बारे में कहा गया है, तो संरचना के अंतर्गत हम इस प्रकार से यहाँ पर जो है आंतरिक संरचना को देख सकते हैं। अब अगर आंतरिक संरचना की हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमें यहाँ पर आंतरिक संरचना दी है अंडाशय की, इसके अंतर्गत जो हमें आगे से 2 नलिकाएं आती हुई नजर आ रही हैं, इन नलिकाओं को हम यहाँ पर जो है रुधिर वाहिकाओं के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अंडाशय होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है रुधिर वाहिकाएं भी आती हैं। ये रक्त को यहाँ पर सुचारू रूप से बनाए रखती है। इसके पश्चात यहाँ पर अंडाशय के अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है पुटक पाए जाते हैं। ये जो पुटक होते हैं ये यहाँ पर जो है अंडाणु के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राथमिक रूप से पुटक निर्मित होते हैं उन्हें हम यहाँ पर जो है प्राथमिक पुटक कहते हैं। अब ये जो संरचनाएं होती हैं इनमें यहाँ पर जो है विभाजन की क्रियाएं संपन्न होती है और इस प्रकार से यहाँ पर इनका निर्माण संपन्न होता है। और इसके द्वारा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पुटक का निर्माण हुआ है इसे हम यहाँ पर जो है तृतीयक पुटक कहते हैं। ये जो दूसरी संरचना है इसे हम यहाँ पर जो है द्वितीयक पुटक के नाम से जानेंगे। ये दूसरा जो है यहाँ पर द्वितीयक प्रकार का पुटक निर्मित हुआ है और अंतिम रूप से यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो है यहाँ पर तृतीयक प्रकार का पुटक निर्मित हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है फॉलिकल यानी कि पुटक यहाँ पर निर्मित होते जाते हैं और अंत में यहाँ पर जो बनता है उसे हम यहाँ पर जो है ग्राफी पुटक के नाम से जानते हैं। अब ये जो ग्राफी पुटक होता है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि अंतिम रूप से ये जो होता है यहाँ पर टूट करके अंडाणु को मुक्त कर देता है। और ये जो अंडाणु होते हैं फैलोपियन नलिका, यहाँ पर इन अंडाणुओं को जो है यहाँ पर फैलोपियन नलिका की संरचना होती है जिसे हम यहाँ पर जो है फिम्बरी के नाम से जानते हैं। और वो जो फिम्बरी होती है वो इसे यहाँ पर पकड़ लेती है और फैलोपियन नलिका में अंडाणु को मुक्त कर देती है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंडाणु मुक्त होने के पश्चात में ये जो संरचना यहाँ पर बचती है यह संरचना आगे चल करके यहाँ पर जो है पीत पिंड का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंतिम रूप से यहाँ पर ये संरचना जो होती है विघटित होकर के या अपघटित होकर के यहाँ पर जो है पीत पिंड का निर्माण करती है। और जो पीत पिंड होता है ये भी बहुत आवश्यक होता है यहाँ पर गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राथमिक रूप से गर्भावस्था बनाए रखने के लिए पीत पिंड यहाँ पर आवश्यक होता है। अगर इस संरचना की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर जो है अंडाशय का आंतरिक रूप से संरचना निर्मित होती है। और हम यहाँ पर कहेंगे जो अंडाशय होता है ये यहाँ पर 2 भागों में विभाजित होता है। जो इसका बाह्य आवरण जो होता है इस आवरण को हम यहाँ पर जो है पेरिटोनियम आवरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो बाह्य आवरण होगा वो यहाँ पर पेरिटोनियम होता है। इसके अंदर की ओर जो आवरण यहाँ पर उपस्थित होता है पेरिटोनियम के अंदर की ओर एक आवरण होता है जिसे हम यहाँ पर जो है एपिथीलियल आवरण भी यहाँ पर कहते हैं। तो एपिथीलियल इसे आवरण को हम यहाँ पर कहते हैं एपिथीलियम होता है और ये जो है जनन उपकला या जनन एपिथीलियम यहाँ पर होता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो जनन उपकला होती है इसके अंदर की ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम यहाँ पर जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया का आवरण पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 3 आवरण पाए जाते हैं, पेरिटोनियम, उसके अंदर की ओर जनन उपकला और जनन उपकला के अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनियम। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो सामान्य रूप से ये जो अंडाशय होता है ये अंदर से भी यहाँ पर जो है 2 भागों में विभक्त होता है। यहाँ पर जो मध्य का भाग होता है सामान्य रूप से यह जो मध्य का भाग है तो इस भाग को हम यहाँ पर जो है कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये मध्य का जो भाग है इसे तो हम यहाँ पर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और जो बाह्य भाग होता है जिसमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं चलती हैं इस भाग को हम यहाँ पर जो है मेडुला के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंडाशय जो होता है अंडाशय में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं चलती हैं उस भाग को तो हम यहाँ पर जो है मेडुला के नाम से जानते हैं।
हैं यानी कि बाह्य भाग होगा, और जो मध्य का भाग होता है जिसमें रक्तवाहिकाएं आती हैं उस भाग को हम यहाँ पर जो है कॉर्टेक्स भाग या आंतरिक भाग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है अंडाशय की संरचना देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।